हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे द जलीकट्टू कंट्रोवर्सी कि क्या कंट्रोवर्सी थी और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया और इसके अंदर क्या था। सबसे पहले हमें समझना है कि जलीकट्टू जो है वो है क्या चीज़। तो बेसिकली तमिलनाडु के अंदर पोंगल के फेस्टिवल के ऊपर, जो कि बेसिकली जनवरी के अंदर आता है, उस वक्त ये स्पोर्ट्स जो है खेला जाता है, जिसको कल्चरल हेरिटेज भी बोला जाता है तमिलनाडु की। तो इसके अंदर यही होता है कि जो बुल होती है उसकी हम्प को, ये जैसे इसके अंदर पकड़ा हुआ है इस तरीके से पकड़ना होता है काफ़ी लंबे टाइम तक, और ऐसा भी होता है कि इसके ऊपर जो यहाँ पे इसके जो सींग के ऊपर फ्लैग्स होते हैं उनको भी हटाना होता है। तो ये इस तरीके का स्पोर्ट्स होता है, लेकिन ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा काफ़ी टाइम तक, क्योंकि 2006 के अंदर इसके कारण एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी जो कि स्पेक्टेटर था, जो वहाँ पे देख रहा था। और इस स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंजरीज नॉर्मली भी होती हैं। तो इसके चलते काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा। फिर ये जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन इसके अंदर दिया। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ आया कि ये स्पोर्ट्स है क्या। जो हमने देखा कि हम टेम द बुल बाय इट्स हम्प, की जो उसका हम्प होता है उससे उसको पकड़ते हैं। तो ये एक एनिमल स्पोर्ट्स है जो कि पोंगल फेस्टिवल पे तमिलनाडु के अंदर खेला जाता है। अब ये सबसे पहली बार जो है बैन हुआ था 2006 के अंदर, जब मद्रास हाई कोर्ट ने इसको बैन किया था। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने 2006 के अंदर इसको बैन किया था, क्योंकि एक स्पेक्टेटर की, जो कि इसको देख रहा था स्पोर्ट्स की, उसकी डेथ हो जाती है। बुल उसको मारता है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है, जिसके चलते मद्रास हाई कोर्ट 2006 के अंदर इस स्पोर्ट्स को तमिलनाडु के अंदर बैन कर देता है कि ये स्पोर्ट जो है अब नहीं खेला जाएगा, ये बैन हो गया है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या करती है, तमिलनाडु रेगुलेशन एक्ट 2009 लेके आती है कि इस तरीके से बैन नहीं हो सकता, और उस एक्ट को पास करने के बाद ये जो स्पोर्ट्स था फिर से कंटिन्यू हो जाता है, जिसको हम जलीकट्टू बोलते हैं। तो 2009 के अमेंडमेंट के थ्रू इसको दोबारा से अलाउ कर दिया जाता है तमिलनाडु रेगुलेशन एक्ट के थ्रू। तो पहले 2006 में बैन हुआ, बट वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको 2009 के अंदर एक एक्ट लाकर दोबारा से कंटिन्यू आगे कर दिया। फिर ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, 2 जज बेंच इसके अंदर बैठते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, केस का नाम रहता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा। 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये जो 2009 का एक्ट बनाया गया है, ये जो एक्ट है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो जलीकट्टू जो है उसका रीजन दिया जाता है कि ये कल्चरल हेरिटेज नहीं है और आर्टिकल 29 के चलते इसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, इस स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनिमल क्रुएलिटी होती है, इसलिए ये जो 2009 का एक्ट लाया गया इसको स्ट्रक डाउन करना चाहिए। और ये जो एक्ट है ये सही नहीं है इन 2 रीजंस की वजह से, और जलीकट्टू को अलाउ फिर नहीं किया जाता, क्योंकि 2006 के अंदर बैन कर दिया गया था और 2009 की जो एक्ट था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। तो 2006 की अमेंडमेंट एप्लीकेबल, बैन जो है वो एप्लीकेबल रहता है तमिलनाडु हाई कोर्ट का। फिर 2016 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक नोटिफिकेशन लेके आती है और जो बैन था उसको रिवोक कर देती है कि इसके ऊपर कोई भी बैन नहीं रहेगा। अब जब इसको रिवोक कर देते हैं 2016 के अंदर, तो अभी भी बहुत सारी पिटीशंस जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहती हैं। तो वो चल रही होती है। इसके इसी बीच में जो वहाँ की तमिलनाडु गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अपने लोकल लॉज के अंदर अमेंडमेंट करती है और बोलती है कि जो हमारे क्रुएलिटी से रिलेटेड जितने लॉज हैं, एनिमल क्रुएलिटी से रिलेटेड, उसके अंदर जो क्रुएलिटी वर्ड है उसके अंदर जलीकट्टू को हम इंक्लूड नहीं करेंगे और जलीकट्टू जो है वो क्रुएलिटी के अंदर नहीं आएगा। तो इसके चलते जो पिटीशंस होती हैं, जो पेंडिंग होती है अभी भी, वो अपने आप को अमेंड करती है और बोलती हैं कि ये जो अमेंडमेंट लेके आए ना आप अपने लॉज के अंदर, लोकल लॉज के अंदर, कि जलीकट्टू जो है वो क्रुएलिटी ऑफ एनिमल के अंदर नहीं आएगा, इसको भी अलाउ नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ होती है, पिटीशंस आती हैं। तो फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं जो कि 2023 के अंदर जाके डिसाइड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। तो क्या क्या इश्यूज अराइज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। सबसे पहली बात कि जो जलीकट्टू है, क्या ये कल्चरल हेरिटेज है तमिलनाडु का या नहीं है, यानी कि इसको आर्टिकल 29 क्लॉज 1 के अंदर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है, इसको आप एक ही मान सकते हो। दूसरी चीज कि क्या जो जलीकट्टू है ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और तीसरी बात, क्या अगर हम जलीकट्टू को अलाउ करते हैं तो इसके चलते जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की, क्या वो वायलेट हो रही हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं। तो मई 2023 के अंदर इसी केस के अंदर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करता है कि जो एनिमल हैं
वो उनके पास कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, और क्योंकि वो पर्सन्स नहीं होते, इसलिए उनको फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन्स नहीं है, इसलिए उनके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, और हम ये नहीं बोल सकते कि आर्टिकल 14 और 21 वायलेट हो रहा है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओवर रूल कर देता है अपने 2014 के जजमेंट को, जो हमने पढ़ा था, जिसके थ्रू बैन किया गया था जलीकट्टू को, और बोलता है सुप्रीम कोर्ट की जो ये प्रैक्टिस है जलीकट्टू की, ये बहुत सेंचुरी से चली आ रही है तमिलनाडु के अंदर, और वो तमिलनाडु के कल्चर का पार्ट है, यानी कि ये कल्चरल हेरिटेज है। तो इसलिए अपने 2014 के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल कर देता है, और फाइनली ये हेल्ड करता है कि जो लेजिस्लेचर है, यानी कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो ये फाइनली डिसाइड करे, उसके पास ये पावर होनी चाहिए डिसाइड करना कि वो कल्चरल हेरिटेज है या नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के थ्रू डिसाइड नहीं होना चाहिए। तो इसके चलते जो 2014 का जजमेंट था वो ओवर रूल होता है, और जो बैन है वो हट जाता है। तो ये हमारी पूरी कंट्रोवर्सी है किसकी, जलीकट्टू की, कि किस तरीके से उस पर बैन लगा और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपना वर्डिक्ट दिया। तो आई होप आपको समझ आया हो कि जलीकट्टू के अंदर बेसिकली होता क्या है, और अभी हमारी करंट सिचुएशन जलीकट्टू को लेकर क्या है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।